हेलो दोस्तों, स्वागत है हम लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन 2023 की किताब, ठीक है। और आज हमारा डे 6 है दोस्तों, और संपूर्ण इतिहास में दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मौर्योत्तर काल। देख लीजिए, मौर्योत्तर काल आज हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों वन लाइनर देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू भी लगाएंगे, और सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। चाहे आप किसी भी नौकरी की तैयारी करते हैं, जैसे कि आप सीजीएल की तैयारी करते हैं, एमटीएस का, सीएचएसएल का हो, या फिर सीपीओ, जेई, स्टेनो, रेलवे, एलपी, स्टेट पुलिस, या फिर पीसीएस का भी तैयारी करते हैं, तो यह किताब आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। और एक एक प्रश्न आपको सिलेक्शन दिला सकता है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो क्या करना है, फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबा लेना है, ठीक है। आपसे बस हम इतना ही सपोर्ट मांगते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए देखिए, मौर्योत्तर काल की दोस्तों बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2016 से 2018 के बीच जितने प्रश्न पूछे गए हम लोग सारे प्रश्न अभी देख रहे हैं, ठीक है। वन लाइनर देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी। देखिए, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है दोस्तों, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में स्थित है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु नदी तथा झेलम नदी के बीच में है, ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया है, जुन्नागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। तो दोस्तों वह है संस्कृत का। तो जुन्नागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा सवाल है और बार बार प्रश्न यह पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पाणिनि। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो पाणिनि है, ठीक है। अगला सवाल, अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सतवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी। तो वह है दोस्तों आंध्र क्षेत्र में, ठीक है। तो अमरावती कला जो है दोस्तों विद्यालय आंध्र क्षेत्र में सतवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आंध्र हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी। तो वह है दोस्तों बुद्ध, ठीक, याद रखेंगे। अच्छा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का वीडियो कौन कौन देखे, थोड़ा कमेंट में बताइए। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का वीडियो कौन कौन छात्र देख चुके हैं, थोड़ा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो गांधार कला शैली के अंतर्गत बुद्ध की जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां किसकी बनी होती थी। तो वह दोस्तों धब्बेदार लाल पत्थर की बनी हुई थी मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां, याद रखेंगे। और ऐसे प्रश्न आपके एसएससी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां जो है दोस्तों धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती थी, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक की बात करें तो पतंजलि हो जाएंगे दोस्तों, रट लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो पतंजलि थे, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टीन एवं चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। कब की बात की जा रही है दोस्तों, तो पूर्व गुप्त काल की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टीन, ठीक है। तो पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टीन एवं चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। तो वह है दोस्तों टीन, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट, कल्हड़, मैत्रेयी, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद थे दोस्तों। तो वह हो जाएगा सही उत्तर पाणिनि। काफी आसान सवाल है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर 25 प्रश्न आपसे पूछा जाता है पेपर में, तो उसमें से दोस्तों 15 ऐसे प्रश्न होते हैं जो नॉर्मल छात्र कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने में कहीं से भी हल्का फुल्का पढ़ाई किया तो वो कर सकते हैं 15 प्रश्न। लेकिन दोस्तों 15 से ऊपर अगर आपको जीके में जाना है तो इस किताब को कंप्लीट खत्म करना होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसमें डिटेल्स में काफ़ी अच्छे से बताया गया, और हम इसीलिए डिटेल्स पे ज़्यादा जोर देते हैं, ठीक है। आपको डिटेल्स को बढ़िया से समझना है, जब हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे डिटेल्स में कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर था पाणिनि, याद रखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आप लोग लाइक ही नहीं कर रहे हो, पता ना क्यों, दुश्मनी है हमसे। हमसे तो कोई दुश्मनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लगातार आपके साथ खड़े हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको लाइक करते रहना, क्योंकि हम रात रात को जग के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आप लोग से एक लाइक नहीं होता है, सोचिए कैसा लगता होगा, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है। तो दोस्तों हो जाएगा हिंद यूनानी। तो गंधार कला जो है दोस्तों हिंद और यूनानी कलाओं का संयोजन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय कला
का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब मैंने बताया ना कि 15 प्रश्न जो है नॉर्मल छात्र कर सकते हैं, लेकिन यह प्रश्न जो है नॉर्मल छात्र से नहीं होगा। जो ध्यानपूर्वक पढ़े हैं, स्टडी की हैं, वही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो गंधार तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों सही हो जाएगा गंधार, याद रखिएगा। चिंता मत कीजिए दोस्तों, हम लेकर आएंगे आप लोग के लिए मॉक टेस्ट भी। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूं कि 25 प्रश्न का अगर मैं मॉक टेस्ट लेकर आता हूं, उसमें से 10 से ऊपर आपको जाने नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि 10 से ऊपर आपका प्रश्न सही नहीं होने देंगे। इस प्रकार से हम मॉक बनाने वाले हैं। ठीक है, तो उस मॉक का आनंद लेने के लिए दोस्तों, अपनी तैयारी को अच्छे से जांचने के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए उस मॉक टेस्ट का। बहुत जल्द मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक, चलिए अगले सवाल की बात करें दोस्तों। तो सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए थे? तो दोस्तों हो जाएगा कुषाण, शक तथा पार्थियन के द्वारा। दोस्तों सलवार, कुर्ता, टोपी जैसे यानी कि सिला हुआ कपड़ा कौन लाया था? तो ये कुषाण लाया था, शक लाया था और पार्थियन के द्वारा लाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे और पूछे अभी भी जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सीमुक थे दोस्तों। ठीक है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो सीमुक है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर सही सुमेलित करने वाला प्रश्न भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा महाकाल मंदिर हो जाएगा उज्जैन में। श्रृंगेरी मठ कहाँ होगा दोस्तों? तो चिकमंगलूर जिला में हो जाएगा दोस्तों। सूर्य मंदिर हो जाएगा कोणार्क और जैन मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। नोट में है कि खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। अब बताइए नोट में क्यों लिखा है? किताब वाला मूर्ख तो है नहीं, इसलिए लिखा है कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया, आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल के पेपर में पूछा गया और तो और आपके एमटीएस के पेपर में पूछा गया। ठीक है, जब मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ एमटीएस का, तो उसमें देखिएगा आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा। देखिए खजुराहो के मंदिर जो है दोस्तों वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा मंदिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए अगला सवाल है कि पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो अष्टाध्यायी, याद रखेंगे कि पाणिनि के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न। अब आपको पता चलेगा कि प्रश्न का लेवल कैसा रहता है। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया कि मिलिंद पान्हो क्या है? अब बताइए मिलिंद पान्हो क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बौद्ध पाठ। 2013 में पूछा गया था दोस्तों सीजीएल के पेपर में। तो मिलिंद पान्हो क्या है दोस्तों? तो बौद्ध पाठ है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए डिटेल्स की बात करें तो मिलिंद पान्हो एक बौद्ध पाठ या फिर ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। इसको आप हल्का में मत लीजिएगा। ठीक है, जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद में रचित किया गया है दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए आपके सीपीओ के पेपर में। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर देखते हैं तो आपको पता होगा कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है मिलिंद पान्हो वाला। ठीक है, देखिए अगला सवाल पूछा गया है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो दोस्तों चरक हो जाएंगे आपके कनिष्क के राज चिकित्सक। 2009 का परीक्षा डाटा एंट्री ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों डिटेल्स की बात करें तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। ठीक है, और इन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह प्रश्न तो घूम घूम के आता है कि चिकित्सा का जनक किसको बोला जाता है? चरक को बोला जाता है। ठीक है, और इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विद्या पर समान अधिकार था और इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। हालांकि यह प्रश्न तो आसान हो जाता है क्योंकि इसमें नाम भी उनका है चरक संहिता, तो कोई भी छात्र चरक लगा देगा, लेकिन याद रखिएगा चिकित्सा का जनक चरक को बोला जाता है। ये सारे फैक्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं पेपर के लिए। अगला सवाल पूछा गया है कि कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्टी टास्किंग परीक्षा 2023 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा गंधार कला, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को गंधार कला के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछा गया है, उससे पहले थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। देखिए गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी। ठीक है,
गंधार कला की विषय वस्तु जो थी भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी, और इसलिए गंधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। सर्वप्रथम गंधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण इसे गंधार कला कहा गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 4 है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। अभी हम लोग लगातार 2 प्रश्न में इस प्रश्न का उत्तर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गंधार कला। याद रखेंगे, एक ही शब्द से दोस्तों घुमा घुमा के प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन सी कला थी जिसको ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, तो गंधार कला। याद रखेंगे, ये भी मैट्रिक स्तरीय टियर 1 16 सितंबर 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, गंधार शैली भारतीय और यूनानी कला की सम्मिश्रण शैली है और इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न 5 नंबर, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो दोस्तों कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम हो जाएगा कनिष्क। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए एमटीएस के परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए डिटेल्स की बात किया जाए तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था और इसके राज्यारोहण की तिथि थी 78 ईसा में और भारत में शक संवत की सूचक भी है। याद रखेंगे, ठीक है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। अभी हम बात किए 78 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ यानी बैठा, तो 78 ईस्वी में। नेक्स्ट, शक संवत किसने और कब शुरू किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में दोस्तों शक संवत की शुरुआत की थी। कौन, तो कनिष्क। टैक्स असिस्टेंट में आपका परीक्षा में प्रश्न बन गया है दोस्तों 2008 में, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए डिटेल्स की बात करें तो शक संवत का संस्थापक कनिष्क था। कनिष्क द्वारा इसे 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ये सारे फैक्ट यानी कि 78 ईस्वी किसने शुरू किया, तो कनिष्क ने। क्या शुरू किया, शक संवत शुरू किया, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म का संरक्षक जो था दोस्तों कुषाण वंश का कौन था, तो हो जाएगा कनिष्क। याद रखेंगे, ठीक है। संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2015 में प्रश्न यह पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था, तो कनिष्क था, याद रखिएगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं दोस्तों, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। देखिए बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था, ठीक। और उसके शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। रट लीजिए इस प्रश्न को, ठीक है। देखिए दोस्तों, कनिष्क के शासन काल के दौरान कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अशोक घोष इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, एक था हीनयान, दूसरा था महायान। निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। देखिए कवि राजमार्ग दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। ये किससे मिलान हो जाएगा, तो अमोघ वर्ष का दोस्तों कृति है, याद रखिएगा, ठीक है। कवि राजमार्ग। आदि पुराण किसकी कृति है, तो जिनसेन का है, याद रखिएगा। गणित सार ग्रीक किसका है दोस्तों, तो है वो महावीराचार्य का। और अमोघ वृत्ति की बात करें तो शकटायन हो जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी मुश्किल प्रश्न है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए हम लोग कूट देख लेते हैं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए यहाँ से एक बार और देख लेते हैं। देखिए कवि राजमार्ग हो जाएगा दोस्तों अमोघ वर्ष का, आदि पुराण होगा जिनसेन का, गणित सार ग्रीक किसका हो जाएगा दोस्तों, महावीराचार्य का हो जाएगा, और अमोघ वृत्ति किसका हो जाएगा, तो शकटायन का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल फिर से आपका मिलान करने वाला है। निम्न के जोड़े बनाइए। देखिए विक्रम संवत, अभी हम लोग कौन सा 78 AD की बात किए थे ना, तो शक संवत हो जाएगा, तो यानी बी का 4 हो जाएगा। अब आइए देखते हो थोड़ा ऑप्शन में बी का 4 किस में दिख रहा है, बिल्कुल एक ही में दोस्तों दिख रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी का 4 यहाँ दिखा ना, तो हमारा बी हो जाएगा। देखिए और इसमें 2 दिया है, इसमें 3 दिया है और नीचे वाला में 1 दिया है। तो हमारा सही उत्तर कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए हम लोग मिलान करते हैं, ठीक है। शक संवत हो जाएगा 78 AD, विक्रम संवत दोस्तों हो जाएगा आपका 58 BC,
और कलचुरी सनमत की बात करें तो याद रखिएगा, यह प्रश्न अगर आपसे पेपर में पूछता है तो इकलौते आप होंगे दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वही उत्तर दे पाएंगे अगर कलचरी सनमत के बारे में प्रश्न पूछा गया तो 248 एडी में। गुप्त सनमत की बात करें तो 320 एडी में। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा विक्रम संवत 58 BC, अभी हम लोग बात किए थे दोस्तों 58 BC में। विक्रम संवत शक संवत की बात करें तो 78 एडी में। कलचुरी संवत की बात करें 248 एडी में। गुप्त संवत 320 एडी। ठीक, नेक्स्ट, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? यानी दोस्तों गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? फिर से वही प्रश्न कनिष्क आ जाएगा, इसका सही उत्तर ध्यान रखेंगे। ठीक है, MTS के पेपर में पूछा गया 2006 में। देखिए, कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है और इसका केंद्र बिंदु गंधार था। अतः इसे गंधार कला शैली भी कहा जाता है और इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियों को काले स्लेटी पसार से बनाई गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो वह है दोस्तों खारवेल। तो प्राचीन काल में की बात करें दोस्तों तो खारवेल जो है कलिंग का एक महान शासक था। देखिए डिटेल्स की बात करते हैं, आइए डिटेल्स पढ़ने से बढ़िया से हम लोग समझते हैं इस प्रश्न का। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था और इसके बारे में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह द्वितीय सदी ईसा पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध कलिंग के चेदी वंश से था और इसने अनेक विजय प्राप्त की जिनमें मगध के शासक बृहस्पति मित्र तथा दक्षिण के सातवाहन शासक सातकर्णी पर विजय प्रमुख हैं और यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण भी करवाया तथा प्राची नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने ऐरा महाराज, मेघवाहन, कलिंगाधिपति आदि उपाधियां भी धारण की थी। तो याद रखिएगा महाराज का उपाधि, मेघवाहन का उपाधि और कलिंगाधिपति का उपाधि जो है दोस्तों इसने हासिल किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले सवाल का। देखिए फिर से सवाल पूछा गया कि राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों कलिंग। अभी हम लोग बात किए पिछले प्रश्न में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण किसको दिया? तो दोस्तों आप लोग को मैंने अभी बताया कि जो कलिंग शासक खारवेल था वो किस धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था। तो संरक्षण भी इसी को दिया होगा, जैन धर्म को, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि थोड़ा सा इसको छोटा किया जाए, अब आपको ठीक से दिखेगा। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो दोस्तों सातवाहन का सबसे बड़ा शासक की बात करें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था दोस्तों। सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, उससे पहले डिटेल्स देखते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था और इसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलमावी के नासिक गुहा लेख से इनकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है दोस्तों कि इसके वाहनों ने तीनों समुद्रों, इसमें तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर का जल पिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो दोस्तों सही उत्तर होगा तक्षशिला। तो निम्नलिखित में से दोस्तों विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन हो जाएगा? तक्षशिला होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उससे पहले डिटेल्स देखते हैं। तक्षशिला विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था और नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गंधार जनपद की राजधानी थी और इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह था हमारा आज का टॉपिक मौर्योत्तर काल। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है और कमेंट में अपनी समस्या भी बताते चलना है। और साइंस का वीडियो मैं आज या कल से अपलोड करने लगूंगा तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं साइंस के, उस वीडियो में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो आप लोग को हम चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर बढ़िया से कंप्लीट कराया जाए। आप लोगों को क्या राय है दोस्तों, प्रीवियस ईयर से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको क्या लगता है पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया गया, यूट्यूब ने बस आप ही लोग के लिए कमेंट बॉक्स बना के रखा हुआ है, ठीक है, कि आप लोग अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त किया जाए, वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।